नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 101 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बीपीएससी 101 का जो संबंध है वो पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत से है। आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि राजनीतिक सिद्धांत में अनुभवजन्य और मानक अवधारणाओं के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि देखो भाई, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। उनमें से एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण है और एक मानव दृष्टिकोण है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इससे पहले इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच में हम अंतर स्पष्ट करें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं ये दोनों दृष्टिकोण हैं क्या। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई देखो, अनुभवजन्य अवधारणा क्या होती है, जिसे हम एम्पेरिकल इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत का जो अनुभव दृष्टिकोण है ये कहता है कि वर्तमान में राजनीतिक घटनाएं जो घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं, वर्तमान में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से काम कर रही हैं, और किस प्रकार से जो हमारा राजनीतिक व्यवहार है वो निर्देशित होता है। यानी कि लोग किसी पार्टी विशेष को वोट दे रहे हैं तो क्यों ही दे रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर अनुभवजन्य जो दृष्टिकोण है ये इस चीज़ का अध्ययन करता है कि वर्तमान में क्या है। ये इस चीज़ का अध्ययन नहीं करता कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। ये इस चीज़ का अध्ययन करता है कि वर्तमान में क्या है, और इसके लिए क्या करते हैं, फैक्ट इकट्ठा करते हैं। वर्तमान की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि जो अनुभवजन्य अवधारणा है राजनीतिक सिद्धांत की, इसका संबंध वास्तविक घटनाओं के अध्ययन से है, वास्तविक तथ्यों के अध्ययन से है, और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से है। यानी कि कुल मिलाकर ये एक साइंटिफिक मेथड है, एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें हम किस चीज़ पर बल दे रहे हैं कि वर्तमान में क्या है, इस चीज़ पर बल नहीं दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत का अनुभवजन्य दृष्टिकोण क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इजी लैंग्वेज में एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, जो भी राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं वो आखिर क्यों घट रही हैं, और इसके साथ साथ जो लोगों का राजनीति के प्रति रवैया है वो आखिर ऐसा क्यों है। यानी कि इस समय क्या चीज़ें क्या क्या हैं। जब हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो ये अनुभवजन्य अवधारणा है। ये एक साइंटिफिक मेथड है, यानी कि एक वैज्ञानिक विधि है। ये इस चीज़ पर बल देती है कि क्या है इस समय, क्या होना चाहिए इससे मैटर नहीं करता, इस समय क्या है। यानी कि सरकार इस समय क्या कर रही है, राजनीतिक जो संस्थाएं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, ये क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, भविष्य की बात नहीं है, वर्तमान में क्या है मैटर ही करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए, उसके कारण समझे जाएं, और उसके परिणामों को समझा जाए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है भाई। तो अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के अनुभवजन्य दृष्टिकोण की बात करें तो ये फैक्ट बेस होता है, यानी कि इसमें तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या होता है, सर्वेक्षण किया जाता है, इसमें सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है, सर्वे किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवहार किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, मतदान प्रवृत्ति किस प्रकार से है, कोई व्यक्ति लीडरशिप में आगे उभर रहा है तो क्यों उभर रहा है। निष्कर्षों का परीक्षण किया जाता है। डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड, रॉबर्ट दाल, ये कुछ इसके क्या हैं, प्रमुख विचारक हैं। तो अगर मैं बात करूं राजनीतिक सिद्धांत के अनुभवजन्य दृष्टिकोण की, तो राजनीतिक सिद्धांत का जो अनुभवजन्य दृष्टिकोण है ये किससे डिपेंड है, वास्तविक तथ्यों पर, घटनाओं के व्यवहारों के अध्ययन पर। ये बात करता है कि वर्तमान में क्या है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि भविष्य में क्या होना चाहिए। अब आंसर कैसे लिखना है वो सुनो। ये तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण की बात हो गई, अभी हम मानक दृष्टिकोण की भी बात करेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत में अनुभवजन्य और मानक अवधारणाएं दोनों महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं। दोनों राजनीति के अध्ययन को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका उद्देश्य अलग है, कार्यप्रणाली अलग है, और निष्कर्ष अलग अलग होते हैं। अनुभवजन्य जो दृष्टिकोण है ये राजनीति की वास्तविक स्थिति के बारे में बताता है कि इस समय राजनीति की करंट सिचुएशन क्या है, जबकि मानक दृष्टिकोण हमें यह बताता है कि समाज कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, सुधार कैसे होने चाहिए। फिर अनुभवजन्य दृष्टिकोण के बारे में हेडिंग बना के लिख देना, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई दिया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम मानक अवधारणा की बात करते हैं। तो देखो, जो अनुभवजन्य दृष्टिकोण था ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस समय चीज़ें कैसी हैं, सिचुएशन कैसी हैं। मानक अवधारणा ये कहती है कि राजनीति में क्या मूल्य होने चाहिए, क्या आदर्श होने चाहिए, क्या नैतिक सिद्धांत होने चाहिए।
यानी कि ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, प्रश्न का उत्तर देती हैं। इसमें यह बात की जाती है कि समाज में न्याय की स्थापना कैसे होगी, समाज में समानता की स्थापना कैसे होगी, समाज में स्वतंत्रता की स्थापना कैसे होनी चाहिए, समाज में किस लोगों को कितने अधिकार देने चाहिए, लोकतंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, ये इन सब पर चर्चा करती है। इसका उद्देश्य यह है कि एक राजनीतिक व्यवस्था का आदर्श स्वरूप क्या होगा, एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो मानक अवधारणा है वो ये बताती है कि क्या होना चाहिए, यानी कि समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे बढ़नी चाहिए, समाज में व्यक्ति के आदर्श क्या होने चाहिए, राजनीति के क्या आदर्श होने चाहिए, क्या नैतिक सिद्धांत होने चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, क्या गलत चीज़ें हटनी चाहिए। तो ये भविष्य की बात करती है, ये एक तरीके से एडवाइजरी जारी करती है, यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, सलाहकारी प्रवृत्ति है। तो जब आप मानक दृष्टिकोण की बात करोगे तो ये किस चीज़ पर डिपेंड है कि क्या होना चाहिए, और अनुभवजन्य दृष्टिकोण की बात करोगे तो वो बताएगा इन प्रेजेंट चीज़ें क्या हैं। तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण क्या कह रहा है, क्या है, और मानक अवधारणा कह रही है क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मानक अवधारणा ये कह रही है कि भाई समाज में न्याय की स्थापना कैसे की जा सकती है, नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एक अच्छा लोकतंत्र कैसे होता है, ये सब मानक प्रश्न हैं। तो वर्तमान में क्या है जब आप इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हो तो ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण है, क्या होना चाहिए ये मानक दृष्टिकोण है। अब देखो, अब ये तो आपने इन दोनों का इंट्रो बता दिया, अब आपको क्या करना है, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। अंतर आप 3 आधार पर कर रहे हो। सब देखो भाई, एक आधार है, एक अनुभवजन्य और एक मानक, इस तरीके से आप 3 कॉलम बनाओगे। सबसे पहले हम अंतर कर रहे हैं प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर, प्रकृति के। तो अनुभवजन्य जो दृष्टिकोण है इसकी प्रकृति है तथ्यात्मक, यानी कि इसमें फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, तथ्य को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट्स। इसमें फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं कि वास्तव में ग्राउंड लेवल पर चीज़ें क्या हो रही है, इसके लिए सर्वे किए जाते हैं, डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां डाटा एनालाइज करती हैं। और जबकि अनुभव जो मानक दृष्टिकोण है इसकी प्रकृति कैसी है, मूल्यपरक। मूल्यपरक मतलब क्या क्या मूल्य होने चाहिए, कितने अच्छे सिद्धांत होने चाहिए। तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण की प्रकृति कैसी है, तथ्यात्मक है, और इसकी प्रकृति कैसी है, मूल्यपरक है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण का मुख्य प्रश्न है कि क्या है, इस समय क्या है, इसमें है कि क्या होना चाहिए। अनुभवजन्य दृष्टिकोण अनुभव के आधार पर बात करता है कि हमने समाज में क्या देखा है, ये नैतिकता और आदर्शों की बात करता है कि क्या होना चाहिए। उद्देश्य, अनुभवजन्य दृष्टिकोण का उद्देश्य यह है कि वो वास्तविकता का वर्णन करता है, रियलिटी में इस समय क्या है उसका वर्णन करता है, उसका विश्लेषण करता है। जबकि जब हम मानक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये आदर्श व्यवस्था का निर्धारण करता है कि वास्तव में एक अच्छा संसार कैसा होना चाहिए। ये वैज्ञानिक है और ये फिलॉसफिकल है, यानी कि दार्शनिक है। उदाहरण क्या है इनका, अगर हम मतदान व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी कि लोग किस प्रकार से वोटिंग बिहेवियर उनका चेंज होता है, कि व्यक्ति सोच के कुछ हो जा रहा है, वोट किसी और को दे रहा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण है। एक अच्छा लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, एक अच्छा शासन कैसा होना चाहिए, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये मानक दृष्टिकोण है। तो इस तरीके से आप आंसर बता सकते हो, या फिर इसके लिए आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो कि दोनों के लिए ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया कि इसकी प्रकृति ऐसी है, इसका उद्देश्य ऐसा है, इसका पद्धति ऐसी है, इसका उदाहरण ऐसा है, तो इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि अनुभवजन्य और मानक दोनों दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत के लिए जरूरी हैं। अनुभवजन्य दृष्टिकोण राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने में सहायता करता है, जबकि मानक दृष्टिकोण ये बताता है कि समाज में किस प्रकार के मूल्य होने चाहिए, किस दिशा में राज्य को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत में दोनों का ही अध्ययन एक संतुलन पैदा करता है, क्योंकि वो कह रहा है क्या होना चाहिए और वो कह रहा है क्या है। अगर चीज़ें अच्छी होंगी तो वो ये बताएगा भाई अच्छा है। तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण वास्तविकता पर आधारित है, फैक्ट पर आधारित है, ग्राउंड लेवल पर जाके इसके लिए डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। जबकि जो मानक दृष्टिकोण है वो एक फिलॉसफिकल थॉट है कि भैया सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन भी, कि मार्क्सवाद की समकालीन प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है भाई मार्क्सवाद क्या है, और फिर वो ये पूछ रहा है कि वर्तमान में इसका महत्व क्या है। प्रासंगिकता का मतलब होता है वर्तमान में क्यों जरूरी है ये। तो देखो 19वीं सेंचुरी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स और एक थे फ्रेडरिक एंजल्स। इन दोनों ने एक विचारधारा दी थी और उसी विचारधारा को मार्क्सवाद की विचारधारा कहा जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि भाई समाज में 2 क्लास होती हैं, यानी कि 2 वर्ग होते हैं। एक होती है हाई क्लास यानी कि उच्च वर्ग, और एक होती है लोअर क्लास यानी कि निम्न वर्ग। हाई क्लास का जो संबंध है वो है उस वर्ग से जो उत्पादन करता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, पैसा लगाता है। और लोअर क्लास का मतलब है मजदूर वर्ग से जो फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं उच्च वर्ग के लिए। फिर मार्क्स ये कहता है कि जो हाई क्लास है ये धीरे धीरे करके अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर होती जाती है,
और जबकि जो मजदूर वाली क्लास है गरीब के गरीब, गरीब के गरीब, गरीब के गरीब हो जाती है। इस तरीके से समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग का लगातार शोषण करते हैं और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहां निम्न वर्ग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि वो क्रांति करे और फिर अमीर वर्ग से अपना हिस्सा छीन ले। ये वाली जो विचारधारा है ये मार्क्सवाद की विचारधारा है। एक बार फिर से सुन लो, मार्क्सवादी विचारधारा समाज को दो वर्गों में बांटती है। एक वो वर्ग है जो उत्पादन की क्रिया में लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, इंडस्ट्रीज लगा रहा है, पैसा है उसके पास, वो है पूंजीपति वर्ग। दूसरा है कामगार वर्ग जो कि मजदूर के रूप में काम कर रहा है उनकी फैक्ट्रियों में, इनको सिर्फ सैलरी मिल रही है और उन्हें मिल रहा मुनाफा। धीरे धीरे करके मजदूर वर्ग गरीब पे गरीब, गरीब पे गरीब, गरीब पे गरीब होता जाएगा और पूंजीपति वर्ग अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर होता जाएगा। ऐसे में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी और मार्क्स ये कहता है कि सारे गरीबों को मिलकर क्रांति करनी होगी और अपना हिस्सा छीनना होगा। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा है। तो मार्क्सवादी विचारधारा किसने दी है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। ये विचारधारा जो है इसका उद्देश्य ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था की क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें कोई वर्ग संघर्ष ना हो, हर जगह समानता हो। मार्क्सवाद की जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है ये आज भी जरूरी है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक आज भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज का जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी समाज में क्या होता है कि निजी स्वतंत्रता को बल दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। अब जब प्राइवेट सेक्टर लगातार बढ़ता रहता है तो इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत सारा हो जाता है और कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है। विश्व के कुछ बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति होते हैं और जो कंपनियां होती हैं, इनके पास लगभग सारी संपत्ति हो जाती है। आज आप देख लो दुनिया के जो 100 सबसे अमीर लोग हैं, पूरी दुनिया की 90% संपत्ति उनके पास है। तो आज का जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी समाज में असमानता बढ़ रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। विश्व के कुछ ही बड़े उद्योगपति होते हैं जिनके पास सारी संपत्ति होती है और जिसके पास संपत्ति है सत्ता भी उसके लिए काम करेगी, सरकारें भी उसके लिए काम करेगी। बड़ी संख्या में लोग गरीब रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे और उनके पास रोजगार नहीं होगा और होगा भी तो कब उन्हें निकाल दिया जाए पता ही नहीं होगा। ऐसे में इन गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो आज भी जरूरी है। दूसरा, मार्क्स ने एक थ्योरी ये भी दी है कि मजदूरों का लगातार शोषण होता है और आज भी देखा जाए तो आज जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, व्यापार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उदारीकरण का जो दौर चल रहा है, एमएनसी जो कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, ये बड़े पैमाने पर लोगों को रखती हैं और बहुत कम सैलरीज देती हैं। आज गीग इकोनॉमी चल रही है। गीग इकोनॉमी का मतलब यह है पर डे के हिसाब से काम करवाया जा रहा है। अस्थायी रोजगार है, लोगों को पता ही नहीं कब उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठेके पर काम करवाया जा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम मिल रहा है। इस प्रकार से आज भी संघर्ष की स्थिति है। श्रमिकों का शोषण आज भी हो रहा है, बस अलग तरीके से हो रहा है, पता नहीं चल रहा उन्हें। तो श्रमिकों के शोषण को खत्म करने के लिए भी आज मार्क्सवाद की विचारधारा जरूरी है। तीसरा, मार्क्सवाद ने एक सिद्धांत दिया है विमुखीकरण का। विमुखीकरण की थ्योरी ये कहती है कि व्यक्ति लगातार एक ही प्रकार के कार्य करता रहता है, कार्य करते 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 उसका क्या होता है, समाज से नाता टूट जाता है, रिश्तों से नाता टूट जाता है, व्यक्ति अपने परिवार से दूर हो जाता है और धीरे धीरे करके वो मशीनों पर ही डिपेंड हो जाता है, मशीनों से ही कार्य करता रहता है और समाज और स्वयं से दूर होता जाता है। मनुष्य को अपने कल्चर के बारे में नहीं पता चलता, अपने बारे में नहीं पता चलता, अपना इंटरेस्ट नहीं पता चलता। वो लगातार एक दफ्तर में बैठकर काम करते 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 उसका जो माइंड हो जाता है वो उसी दफ्तर के लायक हो जाता है। बस धीरे धीरे करके मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। और ऐसे में मार्क्सवाद की जो थ्योरी है ये आज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्क्स ये कहते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति को मत खत्म करो, व्यक्ति के नेचर को मत खत्म करो, उसे प्रकृति के साथ जोड़ो। इसके अलावा मार्क्सवाद सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में समानता की बात करते हैं, समाज में सुरक्षा की बात करते हैं, कल्याणकारी नीतियों पर जोर देते हैं। तो ऐसे में मार्क्सवाद का जो प्रभाव है वो आज भी देखा जाता है और ये आज भी जरूरी है। और इसके लिए कुछ सरकारें काम कर भी रही हैं। वो क्या कर रही हैं, बेसिक जो सैलरी है वो निर्धारित करी है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारें पैसा खर्च कर रही हैं। ये थोड़ा सा जो है वो मार्क्सवाद को बढ़ावा देने वाली ही बातें हैं। हालांकि मार्क्सवाद की कुछ सीमाएं हैं। मार्क्सवाद क्रांति चाहता है और ये क्रांति करना ठीक नहीं है। इससे बढ़िया यह है कि समाज का कल्याण किया जाए और मजदूरों को उनका हक दिलाया जाए। हालांकि कुछ चीज़ें क्रांति के बिना हो भी नहीं सकती। निष्कर्ष ये निकलता है कि मार्क्सवाद की कुछ जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सिद्ध नहीं हुई हैं और कुछ भविष्यवाणियाँ हैं जो वो सिद्ध हुई भी हैं। जैसे अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव हुआ है, गरीबों का शोषण लगातार बढ़ा है, समाज में असमानता लगातार बढ़ी है, दुनिया के कुछ अमीर लोगों पर ही सारी संपत्ति हो गई है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में समाज में समानता लाने के लिए मार्क्सवाद की उपयोगिता आज भी बनी हुई है। आशा करता हूँ कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण पर उत्तर आधुनिकतावादियों के विचारों पर चर्चा कीजिए।
तो सबसे पहले देखो वैश्वीकरण समझ लो भाई, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का मतलब यह है कि आज बड़े पैमाने पर पूंजी वस्तु यानी कि गुड्स, व्यक्ति यानी कि पर्सन, विचार यानी कि थॉट्स। तो आज बड़े पैमाने पर पूंजी, वस्तु, व्यक्ति और विचारों का मुक्त आदान प्रदान हो रहा है। आज पूरा विश्व व्यापार के जरिए जुड़ गया है। पूरे विश्व में घटने वाली एक घटना पूरे विश्व को प्रभावित करती है और यह वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण को अगर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझूं तो वैश्वीकरण का मतलब यह है कि विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल। तो पूरा विश्व व्यापार के जरिए जो आज जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से विश्व में कोई भी घटना घट रही है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। ये वैश्वीकरण है। तो कोई आपसे पूछे सिंपल से एक लाइन में वैश्वीकरण क्या है, तो आप सिंपल सा बोल देना कि वैश्वीकरण का मतलब है व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल, जिसमें पूंजी, वस्तु, व्यक्ति और विचारों का मुक्त आवागमन होता है, यानी कि मुक्त आवाजाही होती है। इसके लिए नियम भी निर्धारित किए गए हैं। तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल है, ठीक है, जिसके माध्यम से पूंजी यानी कि पैसा, व्यक्ति यानी कि पर्सन, उसके विचार और सामान यानी कि गुड्स, इनकी आवाजाही होती है। अब वैश्वीकरण पर बहुत सारे विचारकों ने विचार दिए हैं और उनकी कुछ कैटेगरीज भी हैं। ऐसे ही उत्तर आधुनिकतावादी क्या कह रहे हैं? तो उत्तर आधुनिकतावादी ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण जो है ये सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है, बल्कि इसका प्रभाव कल्चर पर भी पड़ता है। तो ये उत्तर आधुनिकतावादी ये कहते हैं कि वैश्वीकरण सिर्फ एक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई घटना नहीं है, व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। इसका जो प्रभाव है समाज के कल्चर पर भी पड़ रहा है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर भी पड़ रहा है। तो देखो लिखना कैसे है। तो वैश्वीकरण आधुनिक विश्व की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ गई है, हर देश का कल्चर एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है, हर देश की राजनीति एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। उत्तर आधुनिकतावाद की बात करें तो ये 20वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा आई है जो सार्वभौमिक सत्य को चुनौती देती है। इसका ये मानना है कि वैश्वीकरण को केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वैश्वीकरण का प्रभाव संस्कृति पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है और राजनीति पर भी पड़ता है। उत्तर आधुनिकतावादियों ने ये कहा है कि वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ा है, इससे विचार फैले हैं, सूचनाएं फैली हैं और संस्कृतियां भी फैली हैं। इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से आज पूरे विश्व की संस्कृति एक दूसरे से मेलजोल होती जा रही है। उत्तर आधुनिकतावादी जो विचारक हैं, इनका ये मानना है कि आधुनिकता के जो बड़े सिद्धांत हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, ये चीज़ें खत्म हो रही हैं। वैश्वीकरण की वजह से जो संस्कृतियां हैं, जो जीवन शैली हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हैं। माइकल फौकाल्ट ने ये कहा है कि शक्ति और ज्ञान का संबंध जो है वो बदल चुका है। आज जो शक्ति है वो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों के पास है। आज पूरे विश्व की मीडिया जो है ज्ञान और सूचनाओं पर नियंत्रण कर रही है। इसलिए वैश्वीकरण केवल स्वतंत्रता का माध्यम नहीं है, बल्कि ये पावर बैलेंस को भी चेंज करता है। यानी कि अगर आप ये सोचो कि वैश्वीकरण सिर्फ व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ है, इससे सिर्फ व्यापार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये राजनीति को भी बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है। आज विश्व की जो बड़ी बड़ी एमएनसियाँ हैं, एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सरकारों के निर्णय लेने को प्रभावित कर रही हैं। आज आप देख लो, सिर्फ 2 देशों का युद्ध हो रहा है, ठीक है, इजराइल और ईरान का, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी वजह से राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है, सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है, पूरे विश्व में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इस तरीके से आज जो विश्व की मीडिया है वो उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रही है, उपभोक्तावाद संस्कृति को बढ़ावा मिला है, लोगों की पहचान प्रभावित हो रही है, लोगों की जीवन शैली प्रभावित हो रही है, बड़े पैमाने पर लोग काम करने दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिससे उनका कल्चर प्रभावित हो रहा है। तो उत्तर आधुनिकतावादी वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष को स्वीकार करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक भाईचारा बढ़ रहा है, तो वहीं वो दूसरी ओर ये भी कहते हैं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद फैल रहा है, बड़े बड़े देशों का कल्चर छोटे छोटे देशों पर हावी होता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर छोटे छोटे देशों के कल्चर को खत्म करता जाता है। आप इंडिया जैसे देश को ही देख लो, इतना बड़ा देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जबकि जो इंडिया का कल्चर है वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। यानी कि उत्तर आधुनिकतावादी ये कह रहे हैं कि एक और वैश्वीकरण सांस्कृतिक भाईचारे को बढ़ावा दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे देशों की संस्कृति भी खत्म होती जा रही है। ये कह रहे हैं कि उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है। उपभोक्तावाद का मतलब यह है कि व्यक्ति किसी वस्तु को ले रहा है और उसका अंत तक प्रयोग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आज दिखावे के लिए वस्तुओं को खरीद रहा है और यूज एंड थ्रो की नीति अपना रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और डिमांड बढ़ाने के लिए सप्लाई बढ़ानी जब पड़ेगी तो रिसोर्सेज पर प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्वीकरण एक विश्व की संस्कृति का निर्माण नहीं करता, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों के बीच में आदान प्रदान करता है।
तो इस प्रकार से उत्तर आधुनिकतावादी ये कहते हैं कि वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी का मतलब अलग अलग दिशाओं में जा रही है। आप इसे मत सोचो सिर्फ ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, बल्कि ये पहचान से भी जुड़ी हुई है, संस्कृति से भी जुड़ी हुई है, शक्ति से भी जुड़ी हुई है और ज्ञान से भी जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है तो ये बात ध्यान रखना, पहले आप क्या करना, वैश्वीकरण को डिफाइन कर देना कि वैश्वीकरण पूरे विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल है। फिर आप बताना कि उत्तर आधुनिकतावादी कौन है। उत्तर आधुनिकतावादी वो हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई जो वैश्वीकरण है वो सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका जुड़ाव संस्कृति से भी है, समाज से भी है, ठीक है, राजनीति से भी है, और हर जगह इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ रहे हैं और नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहे हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल्चर एक दूसरे से जुड़ गया है, जो कल्चर के आधार पर मतभेद थे वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका निगेटिव इंपैक्ट ये है कि बड़े बड़े देशों का कल्चर छोटे छोटे देशों के कल्चर को खत्म कर रहा है। बड़े बड़े देशों की लैंग्वेज छोटे छोटे देशों की भाषाओं को खत्म कर रही है। बड़े बड़े देशों का पहनावा छोटे छोटे देशों के पहनावे को खत्म कर रहा है, क्योंकि छोटे छोटे देश बड़े बड़े देशों के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात आप बताओगे उपभोक्तावाद का चलन चला है। तो एक तरफ तो वैश्वीकरण ने रोजगार का सृजन किया है, लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्तावाद, जहाँ यूज एंड थ्रो की नीति चल रही है, तो यूज एंड थ्रो की नीति की वजह से हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है कि वैश्वीकरण के पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और नेगेटिव भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं जुड़ा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो पेपर में आपके लिए टिप्पणी करने वाला क्वेश्चन आता है कि 10-10 नंबर के आपके 2 टॉपिक मिलते हैं जिस पर आपको टिप्पणी करनी होती है। यहाँ पर एक टॉपिक है ऐतिहासिक भौतिकवाद और एक है उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसे हम हिस्टोरिकल मेटलिज्म भी बोलते हैं, ये सिद्धांत मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है, जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया है। ये सिद्धांत ये कहता है कि मानव समाज का जो विकास है, मानव समाज का जो इतिहास है, वो आर्थिक आधारों पर हुआ है। इनका ये मानना है कि मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास का जो निर्माण है भौतिक परिस्थितियों और उत्पादन के साधनों द्वारा हुआ है, किसी महान व्यक्ति, महान धर्म, महान विचारों द्वारा नहीं हुआ है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार समाज की जो आर्थिक संरचना है वो राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करती है। यानी कि समाज की जो इकोनॉमी है, आर्थिक संरचना है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, यही राजनीति को भी प्रभावित करता है, समाज को भी प्रभावित करता है, कानून को भी प्रभावित करता है, क्योंकि राजनीति में बोलबाला उन्हीं का होता है जिनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती है। मार्क्स का मानना था मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जिसको मैंने पहले समझा दिया आपको। तो ऐसे ऐतिहासिक भौतिकवाद की विशेषता ये है कि ये इतिहास को वैज्ञानिक रूप से समझने की मदद करता है, हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। फिर ऐसे उत्तर प्रत्यक्षवाद की बात करोगे तो उत्तर प्रत्यक्षवाद जो विचारधारा है ये मानती है कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताएं जो हैं इन्हें हम वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। ये विचारधारा 20वीं शताब्दी में आई है। इसने सामाजिक विज्ञान में मूल्य की बात करी है, विचारों की बात करी है, भाषा की बात करी है और संस्कृति की बात करी है। तो उत्तर प्रत्यक्षवादियों का ये मानना है कि समाज में क्या मूल्य होने चाहिए, समाज के क्या अनुभव होने चाहिए, समाज की परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए। थॉमस कुन, कार्ल पॉपर, ठीक है, हैबरमस, ये सब विचारक जो हैं उत्तर प्रत्यक्षवादियों से जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान में उत्तर प्रत्यक्षवाद ने नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, आलोचनात्मक सिद्धांत और व्याख्यात्मक दृष्टिकोणों को प्रभावित किया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसे हम समझेंगे तो लगभग 1-1 घंटे की वीडियो इनके लिए पर्सनली चाहिए, तो उतना अभी समय पेपर के लिए नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत रटनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये 4 क्वेश्चनों पे ही हम विराम देते हैं इस वीडियो को। अगले जो 4 क्वेश्चन हैं इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें अगर समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।